ये बड़ा महीन खेल चल रहा है क्या आशुतोष? अब मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा, आपका विश्लेषण चाहूंगा। ये बड़ा महीन खेल चल रहा है या यहाँ पर पहली नजर में जो दिखता है ये उद्धव, मैंने पस्त सवाल जोड़ा है सवाल में कि उद्धव पस्त बीजेपी मस्त, पर उद्धव पस्त नहीं उद्धव अस्त होते दिख रहे हैं क्या यहाँ पर, या खेल महीन है? आप अनम्यूट कीजिए आशु अपने आप को। हाँ, संदीप, खेल बहुत स्पष्ट है। शिवसेना के अंदर ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे की लीडरशिप पर और एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर गंभीर सवाल हैं। और ये उद्धव ठाकरे की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके वो संभाल नहीं पाए अपनी पार्टी को, इसलिए उनको जिम्मेदार तो ठहराना पड़ेगा। अन्यथा इतनी बड़ी संख्या में शिव सैनिक पार्टी छोड़ के चले जाएं और उनको इस बात का अंदाजा ही ना लगे, तो एक बात तो स्पष्ट है, उनकी लीडरशिप पर गंभीर सवाल है। अब दूसरा सवाल जो पेंच आके फंस रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे के पास अगर 2/3 से ज्यादा विधायक हैं तो फिर वो असम में क्यों बैठे हुए? उनको सीधे मुंबई आना चाहिए, न कि मुंबई आना चाहिए बल्कि गवर्नर के पास जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई हम अब एक अलग गुट के तौर पर, या स्पीकर के पास जाना चाहिए या डिप्टी स्पीकर के पास जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो असम में बैठे हुए हैं तो इस कहानी का कोई अंत दिखाई नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए उनको डिप्टी स्पीकर में विश्वास नहीं है तो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को आप गुवाहाटी में बैठ के नहीं हटा सकते, आपको उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस के लिए आपको 2 हफ्ते का समय देना पड़ेगा। उसके बाद विधायकों को असेंबली में आना पड़ेगा, वहां पे वो प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा। पेश करने के बाद उस प्रस्ताव पे बहस होगी, बहस करने के बाद अगर मेजॉरिटी होगी तभी डिप्टी स्पीकर हटेंगे। तो अगर आपको डिप्टी स्पीकर को भी हटाना है तो असेंबली में तो आना पड़ेगा। अब यह सवाल इस बात को लेकर यह है कि तकरीबन 1 हफ्ते हो गए हैं और क्यों वो सिर्फ गुवाहाटी में ही बैठे हुए? इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि या तो इनके पास 2/3 बहुमत नहीं है और ये इस राज्य को खुलने देना नहीं चाहते, या इनके पास 2/3 बहुमत है लेकिन इनको या तो भारतीय जनता पार्टी से या फिर गवर्नर से या शिवसेना से, इन तीनों के बीच में जो कड़ियां हैं वो जुड़ नहीं रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में एकनाथ शिंदे ने जल्दबाजी की है, या उनको इस बात का डर है कि अगर वो मुंबई आएंगे तो ये विधायक में से कुछ विधायक टूट सकते हैं, और अगर टूट गए नहीं, अब तो इमोशनल दबाव भी बन रहा है, धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जो तोड़फोड़ हुई है। और शिवसेना काडर बेस्ड पार्टी है, अग्रेसिव समर्थक हैं और घेराव, और जैसा रविंद्र आंबेकर भी बता रहे थे कि रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे की धर्मपत्नी भी अब बागियों की धर्मपत्नियों से मुलाकात कर रही हैं। तो ये परिवार की तरह चल रही थी जो पार्टी, अब वो इमोशनल दबाव का भी काम शुरू हो गया है क्या? देखिए संदीप, अगर इतने विधायकों ने यह तय किया है कि उनको उद्धव ठाकरे को छोड़ना है या शिवसेना को छोड़ना है या अलग गुट पे बनाना है, तो जाहिर सी बात है कोई 1 घंटे की प्लानिंग पे तो बना नहीं होगा। इस पे बहुत गहन चर्चा हुई होगी, सारे प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस किया गया होगा। उनको इस बात का अंदाजा होगा कि वो शिवसेना छोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर शिवसेना छोड़ने की बात कर रहे हैं तो शिवसेना कैसे रिएक्ट करेगी, इसका भी उन्हें अंदाजा होगा। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा है तो जाहिर सी बात है एक बहुत कायदे से योजना बनी होगी। तो योजना बनी होगी तो क्लिनिकल ऑपरेशन होना चाहिए था। 38 की संख्या है, सीधा सीधा आंकड़ों का खेल होता है आजकल राजनीति में। आंकड़े आपके फेवर में आ गए तो खेल तो बदल जाना चाहिए था। ये नेवर एंडिंग स्टोरी क्यों हो रही है? यही तो पेच है ना इस पूरे खेल के अंदर। मैंने कहा कि यह पेच इसलिए है, या तो इनके पास 2/3 बहुमत आंकड़ा नहीं है, या उन्हें इस बात का डर है कि आज की तारीख में जो हमारे पास 2/3 बहुमत की बात विधायक कर रहे हैं वो मुंबई जाते ही इनमें से कुछ बदल सकते हैं। और अगर बदल सकते हैं तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा प्लान जो है वो अपने आप में खराब हो जाएगा। तो मेरा साफ तौर पे मानना यह है कि कुछ भी कर ले ये, अगर गवर्नर मान लीजिए कहते हैं कि ठीक है आप उद्धव ठाकरे ने अपना बहुमत, अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया, विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया और कहा कि उद्धव ठाकरे आप अपना बहुमत साबित करिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में बहुमत साबित तो तब होगा ना जब ये विधायक जो गुवाहाटी में बैठे हुए वो मुंबई पहुंचे। हाँ, यही बात, अगर नहीं पहुंचेंगे, यही बात अशोक वानखड़े भी कह रहे थे। पर आशु, हम जो शिवसेना पर ज्यादा केंद्रित कर रहे हैं, दरअसल इस ड्रामे में कुछ खेमे
को क्या हम नजरअंदाज कर रहे हैं कि शिवसेना हिंदुत्व का राग अलाप कर बीजेपी से नजदीकी की लंबी चौड़ी दूरगामी योजना बना रही है? शरद पवार को क्या हम रूल आउट कर सकते हैं, जो बाउंड्री पर बैठकर ये मैच देख रहे हैं? शरद पवार के पास भी तो 54 विधायक हैं। शरद पवार बीजेपी से आज हाथ मिला लें तो सरकार उनकी बन जाएगी। अब यहां पर कांग्रेस के नेता, ये भी मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चव्हाण, कहते हैं शिवसेना में जो हो रहा है वो आंतरिक मामला, उद्धव उसे संभालने में माहिर। तो महाविकास अघाड़ी में वो सरकारी बस की तरह हो गई है, सारे घटक एक दूसरे को कह रहे हैं कि सवारी अपने सामान और जान के लिए खुद जिम्मेदार है। देखो संदीप, हम सबसे बड़ी हैरानी इसी बात को लेकर ये कि जिस पार्टी में सबसे कम टूट की आशंका जताई जा रही थी उसमें टूट दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस और एनसीपी के अंदर टूट नहीं दिखाई पड़ रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं शरद पवार का गेम समझना थोड़ा मुश्किल काम है, मुझे लगता है कि शरद पवार बहुत स्ट्रेट गेम खेल रहे हैं। वो उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद वो अपनी फजीयत नहीं कराना चाहते कि एक बार फिर बीजेपी के साथ चले जाएं। अगर उनको बीजेपी के साथ जाना ही था तो 2014 में चले गए होंगे, जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की सरकार को बचाने का काम किया था। अब इस उम्र में आने के बाद अगर वो तय करते हैं कि नहीं वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो फिर वो कहानी बहुत पहले होगी। मुझे उस कहानी पर कोई यकीन नहीं है। मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि अब सारा खेल शिवसेना के विधायकों के ऊपर निर्भर करता है। शरद पवार भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती है, इसमें देवेंद्र फडणवीस भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ कर सकते हैं तो वो आंकड़ा है 2/3 बहुमत का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।